बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, कल जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई, आज पाक फौज ने पलट के वार किया। वज़ीरिस्तान में ये ऑपरेशन बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया था। इंफॉर्मेशन की इतला पर यह ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 25 दहशत गर्द मारे गए हैं, लेकिन 4 जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया है। ये बड़ा कल से लेकर अभी तक बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर भी बाहर भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इस सारे वाक़े को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, ये सिवाय दहशतगर्द के और कोई नहीं है जो कि इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां कर सकते हैं, जो बसों को रोक के, ट्रक को रोक के लोगों को उतारते हैं, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। ना इनको पाकिस्तानी कहा जा सकता है और ना ही इनको मुसलमान कहा जा सकता है। आप सब जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर पड़ोसी मुल्क भारत, उसकी मुदाखलत, कुलभूषण यादव कहां से पकड़ा गया था, कैसे पकड़ा गया था, सबको पता है, सबको अंदाजा है। और वो लोग इस कदर रिलैक्स हुए थे कि उन्होंने अपने हाजिर सर्विस ऑफिसर को यहां पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए भेजा गया था। पाक फौज ने उसको पकड़ा और उसने जो अपने इंटरव्यू के अंदर इंकशाफात किए कि किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर रॉ ने एक नेटवर्क फैलाया हुआ है। अब बहुत हो चुका, अब आज पलटकर वार किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि जनाब, जो जो दहशत गर्दाना कार्रवाई में मुलविस होगा उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस पर भी आज जरा डिटेल में बात करेंगे। और साथ साथ जनाब, सेनेट का इजलास चल रहा है, कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाया गया है। क्या कानून साजी की जा रही है, क्या वजूहात है, क्या मामलात हैं? क्योंकि ऐसी गुफ्त शनीद है कि जनाब, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात की जा रही है। साथ साथ किसी जस्टिस को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए कानून साजी हो रही है। क्या आर्टिकल 175 जो ये कहता है कि जनाब सीनियर मोस्ट जज होंगे वही चीफ जस्टिस बनेंगे, क्या उसमें चेंजेस करने की बात की जा रही है? इन तमाम चीज़ों पर जरा डिटेल में बात करेंगे। राजा रियाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चल के अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा राजा साहब, मैं सबसे पहले बात करूंगा जो पाकिस्तान का अभी फिलहाल सबसे बड़ा मसला इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है। हमने एक तवील जंग लड़ी है, पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी कौम की मदद से एक तवील जंग लड़ी है, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। हमने पूरी दुनिया को बावर कराया कि हम पुरअमन कौम है, लेकिन हम पर वार ना किया जाए। लेकिन अब कुछ वाकयात हैं दहशतगर्दों की जो कि इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं। सर, आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, 25 दहशतगर्दों को मारा गया। मैं चाहूंगा सर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगाज करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है जी कि जिस तरह आपने खुद कहा है कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मुदाखलत है अफगानिस्तान की और इंडिया की। और बलूचिस्तान में देखें, बस से आदमी को उतारा जाता है, उसका शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, फिर उसको कत्ल किया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये ना बलोची हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं और ये पाकिस्तान में पैसे लेके दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इनका जो आज जिस तरह इनको जवाब मिला है, ये ही इनके लिए जवाब बनता है। और अब इंशाल्लाह ताला, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब का, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, इनको इसी तरह जवाब मिलेगा। और ये आज जो हुआ है, मैं इससे पाक और फौज को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और उनके जो लोग शहीद हुए हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, कल भी शहीद हुए, आज भी शहीद हुए। और वो अपनी जो जिंदगी है वो हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, बदबख्त हैं, जो इन शहीदों को भी बख्शते नहीं, इनके मुजस्मे भी जलाते हैं, उन्हें ठोकरें भी मारते हैं, उनके साथ ज्यादती भी करते हैं। तो ये बदबख्त लोग जो हैं, अल्लाह पाकिस्तान से इनको महफूज रखे। और हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं, उनके शाना बिशाना है। और सिक्योरिटी इदारों से मेरी अपील है कि आज आपने सही सिमत अख्तियार की है, ये ही इनका इलाज है और इस तरीके से इनको जवाब दिया जाए। और सर, अब ये बात का फैसला हो गया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे नाराज हो नहीं हो, बातचीत नहीं होगी। अगर आपने एक जान को भी जी जी इन लोगों से क्या बातचीत, जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, कत्ल करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल करते हैं, हमारे फौज सिक्योरिटी के इदारों पे हमले करते हैं, इनके साथ किस किस्म की बात की? ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है। एक सियासी जमात एक ऐसी है ना जो कहती है कि जनाब बातचीत भी करनी चाहिए। मैंने कहा आपसे भी पूछूं सर इस पर। नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान का नाम मिटाना चाहते हैं। इनके लिए पाकिस्तान के किसी
मुब्बे वतन शहरी के लिए, किसी वतन पाकिस्तानी के लिए, इनके लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ी सियासत में भी बात करते हैं सर। ये सेनेट का इजलास भी चल रहा है, कौमी असेंबली का इजलास भी, ये मुश्तरका इजलास। सर कुछ कानून साजी वगैरह हो रही है क्या किसी को मतलब मनसब से आने पे रोकने के लिए? नून लीग क्या सोच रही है इस पर? लेकिन ये कौमी असेंबली का इजलास आज नहीं, हमेशा चलता रहता है, सेनेट का भी चलता रहता है, कानून साजी हमेशा होती रहती है, कोई नई बात नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद कहा है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, और इसी तरह हुकूमत भी इस पे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा जरूर है। हाँ, एक चीज मेरे गौर जरूर है कि जजेस की जब तजर्बा इतना होता है तो उनको आजकल कई जजेस बिल्कुल फिट होते हैं सेहत वाइज, हेल्थ वाइज, तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। उससे बड़ा नुकसान होता है। जो उनका 30-40 साल का तजर्बा होता है, उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो उम्र बढ़ाने के बारे में अच्छा बात हो सकती है, सोचा जा सकता है, इस पे बातचीत तो सर बात तो वही हो गई ना फिर तो बात तो सर है राजा साहब जी। अगर मुनासिब समझा गया, ये एक बड़ी देर की बात चल रही है, आज की नहीं चल रही, 15-20 साल से ये बात चल रही है। इस जजेस का जो तजर्बा है, जब अपने वो तजर्बे के रूज पे पहुंचते हैं, उस वक्त उनको रिटायर कर दिया जाता है। उसकी डेट में, उसकी मुद्दत बढ़ाने में उसका किसी एक जज को नहीं फायदा होना, सब जजों को फायदा होना। पर सर एक इंस्टीट्यूशन है ना सर, एक इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। सर अगर ये हो गया मामला तो फिर तो बात वही आएगी कि हो सकता है कि आप जितनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएं, वो उसके बाद भी माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे, वो फिट रहे, तो फिर आप मजीद बढ़ाएंगे। नहीं, वो तो नहीं है। ये एक बड़ी पुरानी बहस है, 15-20 साल से ये बहस चल रही है, और इस पर भी सोच विचार हो रही है। कोई हतमी बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, कोई हतमी बात नहीं है। इस पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन वजीर कानून साहब ने आज भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरा ख्याल इस पे हमें बहस करने की जरूरत। चले अच्छा सर, आपको लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट का सबसे अगर एक सीनियर बंदा होता है, वही उस इंस्टीट्यूट के सरबराह के तौर पर लगाना चाहिए? मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि जनाब ये कहां लिखा हुआ है, और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनाब सीनियर ही लगेगा। नहीं, अभी देखें, आर्मी चीफ जो सीनियर तरीन थे, मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको लगाया, मेरिट पे लगाया। तो इसी तरह जो सीनियर तरीन है, लेकिन ये कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन कई इदारों में सीनियर तरीन का, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन का एक फार्मूला नाफिज है, और आर्मी में आपको 4-5 सीनियर लोगों के नाम जाते हैं, जो आर्मी उस वक्त का वज़ीर आज़म होता है, उसका ये इत्तेफाक है कि उनमें से किसी को सिलेक्ट करे। तो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ आइन के तहत गुंजाइश है। उस गुंजाइश में जहाँ गुंजाइश है, वज़ीर आज़म इस्तेमाल बट राजा साहब देखें, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आपकी रूट्स अवाम के अंदर काफी ज्यादा। आपको नहीं लगता कि ये जो कानून साजी हो रही है, ये अवाम के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अमन अमान को बहाल करने के लिए इस तरह के मामला पे होनी चाहिए? अगर हम लोगों से डिस्कस करते ना कि एक इंस्टीट्यूशन के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में बढ़ाया जा रहा है, तो कहेंगे जनाब हमारा इससे क्या फायदा है, हमें क्या? अवाम एक जेन्युइन सवाल करते हैं सर। जी, ये आपने दूसरा सब्जेक्ट छेड़ लिया है। बिल्कुल महंगाई एक मसला है, इस पे पूरी हुकूमत, चाहे वफाकी हुकूमत हो, KPK की हुकूमत के अलावा तमाम हुकूमतें इस पे बहुत संजीदा हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं। KPK तो उनका तो इशू ही और है ना, उनका तो काम हमारे वक्त लड़ाई झगड़ा और फसाद का, उनका तो मिशन ही और है ना। लेकिन बाकी हुकूमतें, सूबाई भी और वफाकी हुकूमत इस पे बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा इस पे वर्किंग हो रही है। खास तौर पे बिजली के बिलों ने तो लोगों को रुला दिया है। लोगों ने जेवर बेच के, मोटरसाइकिल बेच के, अपने घर का चीजें बेच के बिल दिए हैं। तो ये बिल जो अगर इस तरह रहे तो फिर पाकिस्तान ने तो सर मैं देखिए, आप इस बात को बिल्कुल, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि आप ये बात समझते हैं कि लोगों के लिए बिजली का बिल भरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो सर ये IPPs के खिलाफ फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कौन रोकता है IPPs के खिलाफ कार्रवाई करने से? मैं तो बिल्कुल वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है, आपके चैनल पे भी कर देता हूँ कि ये IPP को बिल्कुल सख्त अल्फाज के साथ इनके साथ डील की जाए। इन्होंने बहुत लूट किया है। चाहे अगर वो मंसूबे जो बनाए, उस वक्त जरूरत थी बिजली की, मंसूबे बनाए गए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को बहुत लूट लिया है। अब इनको एक सबक देना चाहिए, एक लेसन देना चाहिए
क्योंकि ये अगर मौके वतन पाकिस्तानी है तो ये खुद कहें। सर कौन कि करेगा? हमें- देखें, मैं आपको बताऊं सर, आप लोगों की हुकूमत, उससे पहले मुशर्रफ साहब की हुकूमत, मुशर्रफ साहब के बाद आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर आपकी हुकूमत आई, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, अब आपकी फिर हुकूमत आ चुकी है, लेकिन सर कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती सर? सर ये कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि उन्हें करनी पड़ेगी मुल्क के लिए और मुल्क के गरीब अवाम के लिए, क्योंकि गरीब अवाम की अब बस हो गई है, वो नहीं बिल दे सकते। लोगों ने अपने बिल बिजली के मीटर कटाने शुरू कर दिए हैं। लोगों के बस में अच्छे अच्छे लोग जो हैं, मैं खुद सोलर लगवाया, उसके अलावा मेरा इतना बिल आया कि मैं खुद परेशान हूँ। तो बिल वाकई एक इश्यू है। सुई गैस का आगे सर्दियां आ रही हैं, सुई गैस का बिल का इश्यू हो जाना है, इसको हमें हल तो सर करना ये पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे तो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, पूरे मुल्क के लीडर हैं, उन्होंने अपनी बेटी के हमरा जो वजीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा 14 रुपए यूनिट पे कमी की जाती है। तो सर ये पंजाब के लिए क्यों, पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? ये तो वजीर आजम साहब को करना चाहिए। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ऐलान कर रहे हैं। आप देखें जो इंडिया का पंजाब है, उस वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ट्यूबवेलों के लिए बिजली मुफ्त की हुई है। तो ये हर चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो अपने सूबे के अवाम को और चीजों से, अपने बजट को कम करके, अपने अखराजात को कम करके अवाम को रिलीफ दे। तो इसमें मेरा ख्याल ये पूरी दुनिया में होता है कि हर सूबा अपने अवाम को सहूलतें ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है। तो इसको एक तनकीद नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ इसको एक अच्छी चीज नहीं सर, मैं करनी तनकीद चाहिए। नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वहां पे अच्छा इकदाम हुआ है तो बाकी सूबे में कहते हैं पाकिस्तानी, हम भी तो पाकिस्तानी है बाकी ना। सूबों को भी करना चाहिए, ये जो यहाँ फार्मूला है उन्हें भी अडॉप्ट करना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह सितंबर में एक बहुत बड़ा रिलीफ बिजली के बिलों के हवाले से इंडस्ट्री के लिए और कमर्शियल और घरेलू के लिए एक बड़ा रिलीफ का ऐलान करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर ये भी बताइएगा, 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, आप लोगों के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, उस वक्त आप अपोजिशन लीडर थे सर, एक कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी और उसके बाद पार्लियामेंट खत्म कर दी थी, आप लोग नून लीग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई थी। सर एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पार्लियामेंट को बहाल किया था, आप लोग फिर हुकूमत में वापस आए थे, आप अपोजिशन लीडर थे लेकिन नून लीग वापस आई थी, आपने लेकिन ऐलान कर दिया था मैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा 2024 का। सर ये बताइए, अब वही सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का एक फैसला देती है, उस पर हुकूमत इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह है सर? उसके बारे में जो उस फैसले में जो 2 जज बैठे हुए थे, उन्होंने जो फैसला लिखा है, उसके बाद मेरा ख्याल है आपका सवाल जो है ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि बनता नहीं है। क्यों सर? क्योंकि उस फैसले में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं और उस फैसले को बहुत डिस्प्यूटेड बना दिया है और उन्होंने तो खैर बहुत ज्यादा और आगे तक गए हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता। उस बारे में इलेक्शन कमीशन और हमारे वकील जो हैं वो उस पे जो कानूनी अपील पे जा रहे हैं ना आप लोग? तो अपीलें शपीलें या जो भी है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत एहतराम की जगह है। मुल्क का सबसे बड़ा आइन की तशरीह करने वाला अदारा है, तो इसलिए उनके हर बात को इंशाल्लाह तस्लीम करें। अच्छा राजा साहब ये भी बताइएगा, मौलाना साहब फजल रहमान साहब आपके साथ हैं, अपोजिशन के साथ हैं, किसके साथ हैं? मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और इमरान खान ने उनके खिलाफ बड़ी, जिस तरह वो लोगों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता है, गंदी जुबान इस्तेमाल की हुई है, तो मौलाना साहब मेरा ख्याल है बहुत समझदार, बहुत बड़े आदमी हैं। तो किसी सूरत वो इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। वो मुब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं, तो जो पाक फौज के खिलाफ सोचता है उसके साथ वो नहीं है। तो सर अगर 175 को तब्दील करने की कोशिश की गई तो मौलाना साहब किसका साथ देंगे, आपका या अपोजिशन का? ये मौलाना साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वो सिर्फ ना हमारा साथ देंगे ना अपोजिशन का साथ देंगे, वो पाकिस्तान का साथ। लेकिन सर वो 12 जुलाई के फैसले को जो आप लोगों ने कानून साजी पार्लियामेंट में की है वो अपोज कर रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी सीटें चली जाएंगी अगर ये इंप्लीमेंट हो गया, तो फिर भी अपोजिशन का साथ दे रहा हूं। सर मौलाना साहब मैंने आपको कहा है कि वो भी जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के मुफाद। सर थैंक यू सो मच। राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, राजा रियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई चीज़ों पर उन पर बात करेंगे। आज सेनेट का इजलास भी चल रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है। क्या चीज़ें हुकूमत है जो सोच रही है चीज़ें चेंज करने की, लेकिन उससे पहले जो गुज़िश्ता रोज़ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिस तरह से बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए थे, और हैरत अंगेज़ तौर पर देखने में ये आ रहा है कि ये वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत, भारत की मौजूदगी, उनके रॉ के एजेंट्स का वहां पर होना कोई नई बात नहीं है। कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था, हाजिर सर्विस ऑफिसर्स को वहां से पकड़ा गया था। बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान और भारत की मुदाखलत किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन आज पलटकर वार किया गया। पाक फौज की जानिब से वजीरिस्तान के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। इंटेलिजेंस बेस बुनियादों पर यह ऑपरेशन किया गया था। 25 दहशतगर्दों को मार दिया गया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 4 जवान पाक फौज के शहीद हो गए। अब जनाब, ये एक वाज़े पैगाम है, और ये वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि अब किसी से बातचीत नहीं होगी। अगर आप बसों को रोक के, ट्रकों को रोक के, शनाख्ती कार्ड चेक के किसी को जानबूझ के कत्ल करेंगे, वो बिल्कुल मासूम शख्स होगा जिसको आपने मार दिया होगा, तो आपसे बात नहीं की जाएगी, बल्कि अब पलट कर वार किया जाएगा। और आज जैसा कि वज़ीर दाखिला साहब ने भी कहा कि बलूचिस्तान में किसी किस्म की ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है। तो इस बात का वाज़े सबूत मिलता है कि जनाब अब किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होगी इन सारे मामले के अंदर, और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला साहब, बड़ा क्लियर मैसेज। कल यकीन जानिए मेरा दिल बड़ा रंजीदा था, आंखों में आंसू थे जिस तरह के वाक़यात हुए। पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे। पाक फौज ने पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के जिस तरह से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, नासूर को ख़त्म किया, लेकिन कल के वाक़े यकीन जानिए पता नहीं अचानक ऐसा हुआ कि आंखों में आंसू आना शुरू हो गए, दिल रंजीदा हो गया कि बसों से, ट्रक से उतार के सिर्फ उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको मारा गया। आज भरपूर जवाब दिया गया। इट्स अ क्लियर मैसेज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपका दुख और गम, क्योंकि मैं भी इसी कैफियत में था, बल्कि शायद पूरी कौम सोगवार थी। जी बिल्कुल। और ये जो दहशतगर्द होते हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हुआ करते हैं, जाहिर है। ना ये दीन के होते हैं, ना ये दुनिया के होते हैं, और ये तो अपने खानदान वालों के नहीं होते। अभी इससे अंदाजा कर लें कि जो 50 लाख फी कस जो मिसिंग पर्सनल के देने की बात हुई है, हुकूमत ने उसके ऊपर ऐलान किया है, उनको तो उनके अपने लोग छोड़ के चले गए। जो मिसिंग हो गए वो तो खुद उनके से भाग गए। कोई मजीद ब्रिगेड जाके ज्वाइन कर लिया, किसी ने BLR ज्वाइन कर ली, किसी ने BLA ज्वाइन कर ली, किसी ने BLF ज्वाइन कर ली। तो ये तो खुद दहशतगर्द बन गए। और फिर भी हुकूमत क्या करे? माँ होती है, माँ को सर पे हाथ रखना पड़ता है। इसलिए एक तो पहली बात यह समझना। दूसरी बात यह है कि जो शनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल करने का जो तरीकाकार है, ये पुराना है। इससे पहले भी ऐसा होता है। जो तुर्बत से एक बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, मोटरवे टाइप की, उसके ऊपर तकरीबन 7 घंटे लगते हैं क्वेटा तक पहुंचने में। लेकिन लोग उस पर नहीं जाते, क्योंकि बाकायदा BLA के जो दहशतगर्द हैं वो आते हैं जत्थों की तादाद में, और LMG और मशीन गने लेके खड़े हो जाते हैं। बसों को, गाड़ियों को रुकना पड़ता है, और जब वो रुक जाते हैं तो फिर बाकायदा उनको वहाँ हिबा किया जाता है शनाख्ती कार्ड देख के। नॉन बलोच लोग जो होते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, और बड़े बेरहमाना अंदाज में किया जाता है। मसला यहाँ ये नहीं है। यहाँ बहुत खतरनाक बात यह है कि ये पहले सिर्फ बलोच बेल्ट के अंदर हुआ करता था। ये जो है मकरान कोस्टल हाईवे पे भी नहीं हुआ करता था। इक्का दुक्का कभी वाकया हो गया तो हो गया, लेकिन ये पंजगूर के इलाके के अंदर, मस्तूम के इलाके के अंदर, इस तरीके से खारान के इलाके के अंदर, कच्ची के इलाके के अंदर ये काम हुआ करते थे, लेकिन कम तादाद में। इस बार जो हुआ वो बड़ा अनहोना है। वो 12 शहरों में बैक वक्त 9 अजला के अंदर हमला करना, और उसमें जो सबसे ज्यादा जो परेशान कुन बात है वो इनका पश्तून इलाकों के अंदर अपनी असर रसूख जो है वो जमा लेना है। और पश्तून इलाकों का मतलब यह है कि जो मूसा खेल जो इलाका है, ये तो पक्का पश्तूनों का इलाका है, क्योंकि ये बेल्ट जो है जो कि मूसा खेल से शुरू होती है, दराबंद, दराजंदा, मुगल कोट, फिर योब से फिर आगे जो है वो किला चमन अब्दुल्ला, और उसके बाद फिर जो है कुचलाक, और कुचलाक से कोयटा। ये तमाम इलाका जो है ये तो पश्तूनों का इलाका है। इसमें तो बलोच वहां नहीं आते, क्योंकि बलोच दूर से पहचाने जाते हैं। 2 वाकयात बड़े खतरनाक हैं।
पहला वाकया वो है जो गैरिजन के ऊपर हमला किया, बाकायदा ज़ोब कैंटोनमेंट जो कि पश्तूनों का इलाका है और ये फोर्ट संडेमन भी कहलाता था, और इसके ऊपर हमला किया गया और फिर दोबारा हमला किया गया। इसके अंदर दोनों दफा जो अमेरिका साख के असले जो है वो बरामद हुए। अमेरिका एक तरफ जो है कांग्रेस की कमेटी के अंदर ये बोलता है कि 4,27,000 असला जो हम अफगानिस्तान में लेके आए, उसमें से 3 लाख हम वहां छोड़ गए। भाई किसके लिए छोड़ गए आप? अब आपको समझ आ रही है कि वो किसके लिए छोड़े। दोहा मुज़ाकरात के 2 फरीक थे, एक अफगानिस्तान और एक अमेरिका था, जिसमें यह तय हुआ था कि पड़ोसी ममालिक पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां नहीं होने दी जाएंगी, उनकी इजाजत नहीं मिलेगी, दहशतगर्दों को पनाहगाहें अफगानिस्तान में नहीं दी जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। आज अमेरिका जो है वो खुद सारा एडम जो उनकी काउंटर इंटेलिजेंस CIA की सरबराह थी, वो अपने 3 घंटे के इंटरव्यू में जो उसने एक पॉडकास्ट में दिया, उसने कहा कि हमने $18.5 बिलियन जो है वो जब से हमारा इनकलाब हुआ 1 सितंबर 2021 से हम अफगानिस्तान को दे चुके हैं। भाई किस मद में दे चुके हैं? दूसरी बात उसको कहती है कि हम जो है वो बाकायदा हमने एक पश्तूनिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान के पश्तून अंदर हमने एक सेल क्रिएट किया CIA का। उसकी तरदीद ना लैंगले हेडक्वार्टर जो CIA का हेडक्वार्टर है, ना अमेरिका वजारत खारजा और ना जो व्हाइट हाउस है तर्जुमान है, वो उसकी कोई जो जस्टिफिकेशन है, उसकी तरदीद है, वो कोई जवाब नहीं देते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई सदाकत मौजूद है। अब तीसरी बात जो इसके अंदर अहम है वो ये है कि वजीर दाखिला का ये बयान देना, मेरे ख्याल में ये नमक पाशी के मुतरादिफ है। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए कि एक SHO की मार है जनाब, इस टाइम पे FC नॉर्थ, FC साउथ, 2 डिवीजन और एक कोर जो है वो दहशतगर्दों से एक अरसा दराज से लड़ रही है। इसके साथ जो है वो पुलिस और लेवीज और साथ जो दीगर फोर्सेस हैं वो भी अपना किरदार बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये जो पश्तूनों के इलाके के अंदर घुसने के 2 मतलब हैं। एक तो यह है कि उनके पश्तूनों के साथ और खास तौर पे दहशतगर्द जो तंजीम TTP है और दाइश जैसे लोग जो है उनके साथ उनके रवाबित बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर वो DI खान के बिल्कुल मुंह के ऊपर आके बैठ गए हैं, जहां से आधा पंजाब, इधर से KP और इधर से बलूचिस्तान है, तो ये खतरनाक है क्योंकि ये आग जो है ये पंजाब के अंदर घुस सकती है और ये तासुर। सर ये वजीर दाखिला तो कह रहे हैं कि ये एक SHO की मार, मैं तो आपकी बात से ये अखज़ ले रहा हूं कि बड़ा संगीन किस्म का एक नेक्सस बन सकता है। जो आपने पूरा एक जायचा खींचा है इसका, आपने जो इसकी जोग्राफियाई सूरत हाल मुझे बताई है, तो क्या ये आप इत्तेफाक करते हैं उनके इस बयान से? जी, मैं तो उनसे इत्तेफाक नहीं करता। ये ठीक है, उन्होंने एक वो जिसको कहते हैं कि ये तासुर शायद देने की कोशिश की है कि जनाब हम तो उनको कुछ समझते ही नहीं है। नहीं, आप सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा, हकाइक को आप उससे हट नहीं सकते। 24 घंटे के अंदर जो है 72 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं बलूचिस्तान के अंदर। उसमें हमारे शोहदा भी हैं और वो जहन्नमी कुत्ते भी हैं जो जहन्नम वासिल हुए हैं। लेकिन देखें दूसरी तरफ ये है नेशनल एक्शन प्लान है। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात में से 4 अफवाज पाकिस्तान के हिस्से में आए जो आज तक वो बखूबी सर अंजाम दे रही है। लेकिन जो 16 नुकात जिसके अंदर सूबाई और वफाक की हुकूमत थी वो अपनी बुरी तरीके से नाकाम हो गए। एक बात जो बड़ी अहम है, कानून साजी का अमल जो है वो करना बड़ा जरूरी था नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, और उसके अंदर जो अदलिया के मामलात को बेहतर करना, कानून साजी करना, लोगों की ज़हन साजी करना, सियासत के हवाले से जो है लोगों के अंदर एक शऊर पैदा करना, पाकिस्तानियत को कायम करना, एक जो है मुतबादल बयानिया बनाना जिसको हम जो क्या कहते हैं वो पैगाम पाकिस्तान वो बनाना, ये तमाम चीजें, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यानी कि इदारों को मजबूत करना, सिर्फ फौज नहीं बल्कि पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इसी तरीके से जो मखसूस अदालतें हैं दहशतगर्दों की, उनको मजबूत बनाना। लेकिन ये काम नहीं हुआ। PTM-1 की हुकूमत जब मौजूद थी तो आप याद करें कि उस टाइम पे राजा रियाज के अलावा ऑपोजिशन में कोई नहीं था।
इन्होंने उस टाइम पे कानून साजी क्यों नहीं की, ये बता देना कि कानून साजी क्यों नहीं की। वजीर दाखिला साहब जो है, मेरे ख्याल में उनका इतना तजुर्बा नहीं है वजारत दाखिला के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पारा चनार जल रहा था, पारा चनार के अंदर रॉकेट और बमबारी हो रही थी बाकायदा, और मशीन गनों का इस्तेमाल हो रहा था, टैंक भेजने पड़ गए, तो फिर उस टाइम पे वजीर दाखिला साहब की तरजीहात में श्रीलंका जाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए दूसरी तरफ जो है सरफराज बुख्ती साहब बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि दोनों जो हैं अपने कंधे झाड़ रहे हैं, अपनी नाकामियों जो है वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाक और सूबाई हुकूमत बुरी तरीके से नाकाम हो गई। वो कहते हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मान लिया, आपकी बात मान ली, आप मुतबादल पेश कर दें, आप बता दें कि कम वसाइल में बेहतर अंदाज के अंदर दहशत गर्दों को, जो कि पहले सिर्फ एक मखसूस पट्टी के अंदर कभी कभी हमला करते थे, आज वो खुल के कैसे आपने एक बात बड़ी अहम की, जो मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपका वक्त ले रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत अहम है, और वो है आपका सबसे अहम नुक्ता, वो ये है कि जो इस टाइम पे टाइमिंग है, वो देखें कि आर्मी चीफ जो उनके हैं चाइना के, पीपल लिबरेशन आर्मी के, वो पाकिस्तान के दौरे पे, और उनको जो है दौरे के दौरान जो है ये उनको एक किस्म का पैगाम दिया गया कि हम जब चाहें, जिस तरह चाहें, हम हमला आवर हो सकते हैं। और आपने शुरू में बयानिए में बात की कुलभूषण यादव का, लेकिन सुषमा स्वराज जो कि भारत की वजीर खारजा थी, उसने कहा था कि ये भारत माता का बेटा है और माता अपने बेटे हालत में बचाएगी। 8 साल हो गए जब जनरल राहील शरीफ साहब ने अपने जाते जाते कुलभूषण को फांसी की सजा दे दी थी और कहा था कि इसको फांसी दे दी जाए। 8 साल हो गए, भारत माता के उस बेटे को अभी तक जो है कोई आंच नहीं आई। आप अल्लाह का नाम लें, कुलभूषण यादव को छोड़े, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह ये आपके कभी नहीं हुए। इन्होंने गज़ाब में आपके साथ धोखा किया, इन्होंने आपके साथ कश्मीर में धोखा किया, चेचनिया बोस्निया में धोखा किया, अफगानिस्तान में धोखा किया, पाकिस्तान में धोखा किया, ये आपके नहीं है। आप अपने मुल्क के जो मासूम बच्चों का कातिल, हमारी अफवाज का कातिल, हमारे मुल्क में खून की होली खेलने वाला दहशतगर्द, दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द और उसका नेटवर्क कुलभूषण यादव, उसको फांसी लगाएं। आप देखें आइंदा कोई दहशतगर्द पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। लेकिन जब आप दहशतगर्द को फांसी नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि सब खैर है, आप जाएं, जो मर्जी करें, हम आपको बचा लेंगे। ठीक, चलें सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम की किल्लत है। मैं चाह रहा था तमाम टॉपिक्स आपसे डिटेल में डिस्कस करें। सर ये इजलास चल रहा है सेनेट कौमी असेंबली, क्या कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है? आइन का आर्टिकल 175 वाज़े तौर पर कहता है कि जनाब आप ये जो सीनियर मोस्ट होंगे वो इंस्टीट्यूट के सरबराह बनेंगे। आपको लगता है इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हो सकती है, होने जा रही है, या ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, जाहिर है कोशिश तो पूरी हो रही है कि उसको कर दिया जाए, क्योंकि मजबूरी है ना। अब आपको मालूम है कि जिस तरीके से अदलिया के अंदर भी कुछ अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ ऐसे केसेस सामने आए, कुछ ऐसे फैसले सामने आए जिसके अंदर बड़ा वाजे नजर आ गया कि फैसला आने से पहले पूरे शहर के अंदर ढंढोरा था कि यह फैसला आएगा, और वही मेनुअन फैसला आया, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और ये एक दफा नहीं हुआ, मुतअद्दिद दफा जो है ऐसा सामने आया। इसलिए हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि आईनी तौर के ऊपर इसमें तरमीम ला के इस मामले को जो है एक दफा कहीं ना कहीं तकमील तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 9 मई के जो दहशतगर्द है, 9 मई की जो सोच है, जो एक नजरिया है, उसको परवान मिलेगा। इसलिए जरूरत समझ की है कि कानून के अंदर अमेंडमेंट्स की जाए, क्योंकि माजी में भी अमेंडमेंट्स हुई। कानून जो है हर से आखिर तो नहीं है ना। कोई कुरान मजीद अगर होता तो फिर उसमें पता चलता कि जेर जबर की तहरीफ जो है वो नामुमकिन है और ये हुक्म नहीं है। लेकिन आइन के अंदर हमारी मुतअद्दिद तरामीम इसलिए आई क्योंकि उसके अंदर हुक्म मौजूद थे। इंसान के बनाए हुए इल्म के अंदर जाहिर है गलतियां होती है, उनको ठीक करना जरूरी है। लेकिन है मेरे ख्याल में इसके अंदर जज ऑपोजिशन को शूट करते हैं, वो उनके लिए जो है वो बरसरे पैकार हैं, और जो हुकूमत को शूट करते हैं, हुकूमत उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो कोशिशें जारी है।
लेकिन ये एक टग ऑफ वॉर है, रस्सा कशी है। इस रस्सा कशी के अंदर जिसमें रोर हुआ वो रस्सा उसी की जानिब खींचा जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त की किल्लत है, वरना मजीद आपसे डिटेल में बात करते। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र कर रहे थे अब्दुल्ला साहब कि जनाब ये 175 को चेंज किया जाएगा, क्यों चेंज किया गया, क्या वाकई में कानून के अंदर सुकम मौजूद है, इस पर जरा डिटेल में अजहर सिद्दीक साहब से बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। अजहर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? खैरियत से हैं आप? सर बड़े दिनों बाद सर। नहीं आप देखे तो सही नहीं यार, मौसम अच्छा हो रहा है यार। अरे सर, अरे मोहब्बत है सर आपकी। ठंडी हवा चल रही है और इस हवा के असरात तो होंगे ना। अरे सर ये बताएं, हवा तो चल रही है, ये पार्लियामेंट में कौन सी हवा चल रही है? सेनेट का, कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है सर, किसी को रोकने की तैयारी हो रही है फिर? अच्छा आपको पता है ना कि जब ये सावन भादों की जब बारिशें होती है ना, जी किसी जगह बारिश ज्यादा पड़ती है, किसी जगह बारिश कम पड़ती है, कहीं तूफान ज्यादा आ जाता है। तो आजकल ना वो जो सेनेट का ये एरिया है, नेशनल असेंबली का, पार्लियामान का, जी वहां पर जो काले स्याह बादल छाए पड़े हैं। अच्छा। और उन्होंने घेरा हुआ है पार्लियामान को। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से चले मैं आपको बता देता हूँ। एक बात तो जरा समझ जाइएगा। पहली तो बात है कि जो मुश्तरका इजलास के अंदर आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती, ये बता दूं आपको। सही है। आईन का आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर है। और आईनी आपको पता है इन्होंने जो पैकेज बनाया हुआ है, चीफ जस्टिस की 3 साल की म्याद करनी है, 65 से 68 साल रिटायरमेंट एज करनी है, और 175(3) में तब्दीली करनी है। अगर सीनियर मोस्ट जज की जगह को 5 जो है ना जजेस ले रहे हैं, उनमें से जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम लेकर आ रहे हैं कि हमने उनको चीफ जस्टिस तैनात करना है। फिर एक नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कंट्रोल करने के हवाले से और हाईकोर्टों को जजेस को ट्रांसफर करना है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट के हवाले से। फिर साथ साथ यही भी नहीं है, आर्टिकल 17 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कैसे करना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डाला हुआ है ये निकाल देना है। फिर उसके अलावा आर्टिकल 6 में भी तब्दीली की बात हो रही ताकि मार्शल भी लग सके, राय भी हमारी, ये इनका प्लान है। अब जो ये काम हो रहा है ना, चले वो मैं बता देता हूँ वो करना। वो मेरे पास जो इतला है, और ये जो कहते हैं ना बहाना बना के वो आज आजम नजीर ताड़ा के चैनल पे जाए, हम कुछ नहीं कर रहे, वो सबसे ज्यादा झूठ तो इस वजीरे का दोस्त है हमारा यार। लेकिन जितना झूठ बोला है ना तारीखी तौर पर इन्होंने, और जिनके साथ जितने भी लोग मिलकर बैठकर, और ये क्या करना चाहते हैं मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये तो एक तो ये तरामीम नूर आलम के जरिए भाई आपने बुलाई, आपने असेंबली में टेबल कर दी। क्यों टेबल की है भैया? अगर आप आईन तरमीम नहीं कर चाहते चुप करके साइड में करते, कई कानून ऐसे आते हैं साइड में रख देते, लेकिन नहीं, अभी क्या करना चाहते हैं मुश्तरका। देखिए अब जो आम कानून बनाना हो, एक्ट बनाना हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो सादा एक्सरियत चाहिए होती है जी। 172 के करीब। तो वो सादा एक्सरियत के लिए पहले होता है नेशनल असेंबली में जाता है, डिबेट होती है, पास होता है, फिर सेनेट में जाता है। तो अब ये फौरी तौर पर जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं हाईकोर्टों में, खासतौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जो मेरे तक इतला है। यानी वहां जजों को नया तैनात हो नहीं सकता, तो वो डाइल्यूट कैसे कर रहा है कि वहां जजेस इंडक्ट किए जाए, और वहां वो तादाद बढ़ाएंगे और तादाद करके कोशिश करेंगे ये मुश्तरका जहां काले बादल आए हुए हैं, स्याह बादल आए हुए हैं, तो ये स्याह कवानीन जो बनाने के हवाले से कोशिश हो रही है ये कि वहां पर तादाद बढ़ाई जा सके। और वो उनके पास अक्सरियत मौजूद है, सादा अक्सरियत उनके पास है, सेनेट में भी है, नेशनल असेंबली में है, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो उसके अंदर भी है। तो वो कोशिश करके यही करेंगे कि किसी ना किसी तरह से वो तरमीम पास कर ली जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रोग्राम में ऐलानकारों में चैलेंज करूंगा, आपको पता है इस पार्लियामान की, सलमान, पाकिस्तानी तारीख में इस पार्लियामान ने जो अनइलेक्टेड लोगों की कहने तो फॉर्म 47 पे आई है, इन्होंने 4 ऐसी तरमीम की हैं जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। 90 दिन का इलेक्शन आगे लेकर गए, इलेक्शन तारीख देने का आइन के आर्टिकल के तहत सदर का, सूबाई असेंबली का, गवर्नर का, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 50 से वो हाईकोर्ट में चैलेंज की हुई है और नोटिस हो गया, पेंडिंग पड़ी है। फिर उन्होंने तायाद नाली 62(1)(f) के हवाले से नवाज शरीफ और जहांगीर को फायदा देने के लिए इसको 62(1)(f) को कटेल करके 232 में तब्दीली की और आइन बदल दिया उससे, वो भी मैंने चैलेंज की हुई है। फिर आ जाए कि इन्होंने ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस जो है
हाजिर साहब जगह रिटायर्ड जजेस लगाने, ये भी तरमीम पर्सन स्पेसिफिक और अजहर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए, आप तो माशाल्लाह माहिर कानून है और आप चैलेंज करते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन सर, जब सामने वाले ने इस बात का फैसला कर लिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ही नहीं करना, 12 जुलाई का फैसला सर आपके पास है, आपने खुद अभी नजीर दी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो कहां हुए वो? 12 जुलाई का फैसला भी नहीं मान रहे, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। अच्छा देखिए सलमान, बात तो फिर वही है ना, अब जब दो पहलवान मैदान में उतरते हैं कि तो हारना है ना, तो हम तो हारने, हम वजह क्या है कि हम बज़ाहिर कमजोर हैं, जिसम हमारा नहीब है, यानी हम वो खरगोश नहीं है, ठीक है ना, वो खरगोश दौड़ता रहे, कितनी दौड़ता रहे, आखिर में जीता कछुआ ही है ना जी, स्लो एंड स्टेडी। और हम बड़े आराम, हम बड़े सुकून के साथ चाले आप खरगोश के सोने का वेट कर रहे हैं। सोने वाला है ना, तो भाई जब बात सुने, जब काले से आप बादल आएंगे, तूफान आएगा, सैलाब आ जाएगा, सारा कुछ डूब जाएगा, तो हम तो वो देख रहे हैं। और ये देखिए, मैं एक और बता दूं आपको, सलमान, आपने यू हैव राइटली हिट द नेल, आप बहुत इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट एंकर जिनके साथ मुझे बड़ा मजा आता है सर, मोहब्बत आपकी। और ये देखे ना, इन्होंने क्या किया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई के फैसले को ओवरटर्न करने की कोशिश, अल समरेज केस है हमारा, उसके मुताबिक ये हो नहीं सकता। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपको याद हो, तहरीक तो एतमाद पेश हुई 28 मार्च 2022 को जी, 3 अप्रैल आखिरी तारीख, 3 अप्रैल को वो एडवाइस मेरी भी शामिल थी उसके अंदर कि इसको स्पीकर की रूलिंग से मुस्तरद कर दे, मुस्तरद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, 7 दिनों के अंदर होना था, 7 दिन गुजर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को फैसला किया कि 9 अप्रैल को घड़ियां पीछे जाएंगी, बिल्कुल, आप बाकी में जाएंगे। और उस दिन आपको पता है, इसी तरह ये वाला केस हुआ ना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस दिन बल्ले का निशान, तकाबी निशान ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो तो ले ही नहीं सकते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जनवरी में आ खड़ी हुई। यानी ये आप 12 जुलाई में, मई में, जनवरी में ले गए, और जनवरी में अब ये क्या करना चाह रहे, मेरा वेस्टेड राइट बन गया। 80 के 80 लोगों ने कोई एतराज नहीं किया, 39 ने पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन दे दिया, बाकी जो लोग थे 41 के हवाले से नहीं दिया उन्होंने, और उसमें मैं कंटेम्प्ट के नोटिस ऑलरेडी जारी कर चुका हूं। वो और ये कानून साजी माजी से इतलाक नहीं हो सकता, आप वेस्टेड राइट ले नहीं सकते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओवरटर्न करने जा रहे हैं। फिर पर्सन स्पेसिफिक है कि ये समझने लूट का माल है, राजधानी है, यानी आप बैरी कजाक बन गए हैं कि जनाब ये नहीं आपने लेना है, वो हमारा, तुम्हारा हक ही नहीं है, हिस्सा के मुताबिक जुस्सा मिलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके प्रोपोर्शनल रेट के मुताबिक है, तो ये जंग तो जारी है, आपको पता है, जंग हम लड़ रहे हैं। और ये लाहौर हाईकोर्ट में इस जुमे को लगा हुआ है केस, इंशाल्लाह जुमे को मजा आएगा। अच्छा सर, ये 175 को जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, इनके वोट इसमें काफी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं? अभी आपने देखा, मुलाकात भी होगी, आपका सियासत में भी बड़ा गहरा तज्जिया होता है। मौलाना साहब किसके साथ हैं सर? ये हुकूमत के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, किसके साथ हैं? देखिए, इस वक्त जो है ना, ये जो है ना, डूबती कश्तियां हैं, एक गहरे समंदर में तीनों सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM डूब रही है। तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान कभी इनको बचाने के लिए हाथ नहीं देंगे। ये तिनके का सहारा जो है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सर डिसाइसिव है उनके, मेरे ख्याल से 5 वोट हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में 4 हैं। बात देखे ना, तो वो देखिए, वो हो सकता है कुछ तरमीम में साथ दे दे, लेकिन ये मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस के हवाले से ये साथ नहीं देंगे। वो तो सर उनकी अपनी मखसूस नशिस्तें स्टेक पर लगी हुई हैं। ये 12 जुलाई के बाद अगर वो खुद 12 जुलाई के फैसले की हिमायत कर रहे हैं, और मैंने कामरान साहब से पूछा, मैंने कामरान साहब आपकी तो खुद की नशिस्तें चली जाएंगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आइन की बलस्ती होनी चाहिए। देखिए बात देखे ना, ये मैंने आपको क्या कहा है, मुझे नहीं पता था उन्होंने ये कहा है, लेकिन मुझे अंदाजा, सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, सियासी बसीरत जो है ना उनकी, मौलाना फजल इस वक्त तमाम सियासी जमातों में जो इनके साथ खड़ी है, सबसे जबरदस्त कार्ड जो है ना मौलाना फजलुर रहमान ने, देखिए मानना पड़ेगा कि उन्होंने जमीयत और बड़ा बेहतरीन, यानी साथ भी है, नहीं भी है, हुकूमत में भी नहीं है, बेंचों में भी नहीं बैठे, फायदे ले रहे हैं। देखिए कमाल की बात है, सियासी फायदे ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, और इसमें वो कभी भी डूबते को तिनके का सहारा नहीं देंगे तो उनकी भी सियासत दांव पे लग जाएगी। और जमात इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, मैं नहीं समझता कि वो हो। मैंने ट्वीट जरूर किया था शुगलन, कईयों ने कहा कि जनाब वो हक और सच के साथ,
लेकिन मैंने कहा कई वक्त आता है सियासी तौर पर कि सियासी बलूगत की जरूरत होती है और मौलाना फजलुर रहमान कभी नहीं चाहेंगे कि आइन का एक ऐसा हुलिया बिगाड़ दे। तो सर अगर अपोजिशन की मैं बात करूं सर, अपोजिशन में जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, JUI भी है, जमात इस्लामी भी कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनके भी स्टेक है, इनकी सर आपस में मुशावरत क्यों नहीं हो पाती? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खान साहब वजीर आजम थे, आपने देखा सर अलायंस बन गया, JUI बन गई, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह हो गए। अभी मौलाना फजल रहमान चाहते हैं आइन की बालादस्ती हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जनाब ये री इलेक्शंस हो या कम से कम उनकी जो सीटें हैं उनको वापस मिले। जमात इस्लामी भी का कोई ना कोई स्टेक है, लेकिन सर इनके नजरियात अपोजिशन के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मौलाना साहब भी हुकूमत से भी हाथ नहीं मिला रहे, ना अपोजिशन से हाथ मिला रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ इमरान खान की अपना विजडम को दाद दें कि इस दफा उन्होंने आगे नहीं रखा, उन्होंने महमूद अचकजई को आगे रखा। और क्यों रखा? जो बात करते थे ना वोट को इज्जत दो और इस तरह का, उन्होंने देखे वो सीख गए हैं, वो जमहूरियत से सीख गए हैं, सियासी मामला को बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कहा नहीं। और वो देखे तरीका का, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इतनी पॉपुलर जमात है, लेकिन नहीं, ये सियासी तौर पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से। तो इसलिए मौलाना फजल देखें, अगर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अकेली चाली होती ना, ये अपना इनको ना ये सियासी जमातों को, GDA को, इन सबको इकट्ठा ना किया होता अपोजिशन जमातों को, तो हालात फिर मौलाना फजल रहमान ने चले जाना था यकीन उन्होंने। अब मौलाना फजल रहमान इन चीजों को सामने रखते हुए उनका इरादा कोई नहीं है इधर जाने का या उस तरफ जाने का। और अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इस सितंबर के अंदर आप देखिएगा इस मुल्क के हालात क्या बढ़ते हैं, मारूजी हालात क्या बदलते हैं। सितंबर में चलें आप डेट, मैं 8 सितंबर की बात कर लेता हूं। जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं हो पाएगा। 100 में से 200% होगा सलमान। उसकी मैं 3-4 वजूहात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली तो बात है कि अभी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जलसे जुलूस का माहौल बन चुका होता है। यहाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान ना आई होती सड़कों पे, जमात इस्लामी ना आई होती, मजहबी जमातें ना आई होती। अब हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है ना। क्या हुआ उनके खिलाफ? किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हम तो आइन और कानून की, हम नहीं चाहते थे कि दोबारा हम पे इल्जाम लगे 9 मई के हवाले से। ये लास्ट टाइम भी जो हुआ, मैं 22 अगस्त को मैं गया हूँ इस्लामाबाद, मैं बाई रोड गया हूँ, याद रखिएगा। 12 जगह नाके लगे तो रोका गया, टोका गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। पर जिस तरह मैं वहां पहुंचा हूँ, करनौल में जलसा था, खौफ कितना था, फिर NOC दे के वापस ले लिया, कमिश्नर का आ गया, उससे पहले भी NOC दिया था। अब हमने NOC हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, हमने जगह बता दी है, दे दिया है, जलसा होगा। और पूरे, और अगर इन्होंने रोका भी, अगर फर्ज करें इन्होंने, तो जहां जहां लोग आएंगे वहीं जलसा होगा, याद रखिएगा। ये अभी तो फिलहाल ये मैं अपनी ओपिनियन कर रहा हूँ, ये फैसला जो है वो कोर कमेटी करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन 8 सितंबर को जलसा होगा और फैसला उन मराहिल में चीजें जा चुकी हैं। तो सर आपको लग रहा है बैकडोर कोई बातचीत हो रही है? अगर 8 सितंबर का जलसा हो जाता है तो ये भी एक बड़ी निशानदेही तो होगी ना कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जो हमें शायद नजर नहीं आ रहा, बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए एक बात तो है, देखिए किसी ना किसी को तो पीछे हटना है और एस्टैब्लिशमेंट को अब पीछे हटना चाहिए। यानी अब देखे ना, वो बड़े गोल्डन हॉर्स लेकर आए, वो गोल्डन हॉर्स क्या निकले, गधे निकल आए ना। ये जो जितनी भी हुकूमतें हैं, मैंने एक वैसे सर्वे किया, मैंने ट्विटर के ऊपर, तो मैंने नाम लिखे कि पॉपुलर लीडर है, बेहतरीन इंसान है, तो मैंने नालायक और निकम्मा मैंने कहा, मैंने सर्वेंट कहा। तो मेजोरिटी आप देख लें शहबाज शरीफ के बारे में क्या है, ये वो बेचारे में ना कैपेसिटी है। अगर नवाज शरीफ होता तो उससे कुछ हालात देखते। ये काउंसलर के टाइप पे, स्टाइल पे, या बूट शूट पहन के आप कह सके ये उस काम के लिए तो बेहतर है। अगर देखे ना 2.5 सालों में मुल्क का सत्यानाश हो गया। अब मुल्क का हाल देखे ना, डॉलर कहां से कहां चला गया। बट सर होगा कैसे? पॉइंट ये भी था ना अजहर साहब, देखें कोई भी हुकूमत के जाने का तरीकेकार होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, ऑन रोड एहतजाज पे भी होता है, धरनों से कोई हासिल इतना खास कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये देखें सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो क्यों उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वो उस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? KP में PTI की हुकूमत है, चलें वो भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो फिर सर ये तब्दीली किस तरह से आएगी? ये नहीं, बड़ा आसान हल है सलमान। देखिए हम कोई गैर कानूनी काम तो मान नहीं रहे, हम तो कहीं से एड लेकर या हम कोई ऑपरेशन रजीम चेंज का किसी का हिस्सा तो नहीं बन रहे और ना हमने ही बनना है। तो इसलिए कोशिश हो रही है कि इस हुकूमत को रहने दें, आने 2 साल के बाद इलेक्शन करा देंगे, यही कोशिश हो रही है। यानी ये, लेकिन एक तरफ ये जाना है, ये रुकेगा काम तो आगे चलेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। अजहर सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्त की किल्लत है, वरना मजीद आपसे डिटेल में बात करते हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।